नमस्कार साथियों, मैं डीपीओ आलोक उपाध्याय। आज हम लोग चर्चा करेंगे अर्नेस्ट कुमार वर्सेस बिहार राज्य और जरीना बेगम विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों के परिपालन के बारे में। यद्यपि इन दोनों वादों पर मैं पूर्व में ऑडियो बना चुका हूं, परंतु कई लोगों के द्वारा मांग किए जाने पर आज इसका वीडियो तैयार कर रहा हूं। साथियों, अर्नेस्ट का मामला हो चाहे जरीना बेगम का मामला, दोनों ही मामले आधारित हैं धारा 41 सीआरपीसी पर। इन दोनों मामलों के पूर्व ही धारा 41 सीआरपीसी में संशोधन के द्वारा यह क्लॉज जोड़ा गया था कि यदि 7 वर्ष तक की सजा वाले प्रकरण में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उसका कारण स्पष्ट रूप से बताना होगा। इसी बात को लेकर ये दोनों केस लॉ भी आधारित हैं। सेक्शन 41 सीआरपीसी सेक्शन की सबसेक्शन 1 बी में इस बात के लिए प्रावधानित किया है कि यदि 7 वर्ष तक की सजा वाले प्रकरणों में किसी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन करना है, यानी कि उसे गिरफ्तार करना है, तो क्या बिंदु होंगे, किस प्रकार उसे गिरफ्तार करना है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके पहले कि आगे चर्चा करें क्या करना है इस बाबत, पहले ये समझ लें कि क्या नहीं करना है। तो दो बात मुख्यतः जो नहीं करनी है। सबसे पहली बात कि 7 वर्ष तक के सजा वाले प्रकरणों में बिना कारण के गिरफ्तारी नहीं करनी है। दूसरी बात, जो छपे छपाए फॉर्म में टिक मार्क करके जो आप चेक लिस्ट बनाते हैं, वो चेक लिस्ट नहीं बनानी। अब क्या करना है इस पे विस्तार से बात करते हैं। जैसे ही 7 वर्ष तक की सजा वाले प्रकरणों में एफआईआर हो, आप उस एफआईआर के पश्चात आरोपी को एक नोटिस उपस्थिति बाबत दे दें। जैसे नोटिस उसे मिले, अब इसमें दो बातें होंगी, या तो नोटिस की तामील पे वो आ जाएगा या नोटिस की तामील पे वो नहीं आएगा। अपन पहली बात पहले करते हैं। यदि नोटिस की तामील पे आरोपी उपस्थित हो गया, मामला 7 वर्ष तक की सजा वाला है और हमें यह लगता है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई पुख्ता आधार हमारे पास नहीं है, प्रथम अपराध है, पूर्व में कोई अपराध किया नहीं है, साक्ष्य प्रभावित नहीं कर रहा है, फरियादी के द्वारा भी इस प्रकार की कोई बात नहीं करी है कि डरा धमका रहा है, साक्षियों ने इस बाबत कोई बात नहीं कही है, फरार होने की संभावना इत्यादि नहीं है, तो हम उसे नोटिस देकर छोड़ देंगे। ध्यान रखिए, नोटिस देना है, न्यायालय में उपस्थित होने का, जमानत नहीं देना है, क्योंकि इन दोनों मामलों से अपराध 7 वर्ष तक की सजा वाले अपराध जमानती घोषित नहीं किए गए हैं, केवल नोटिस देने के बाबत उपबंधित किया गया है। अब यदि आरोपी उपस्थित है नोटिस के पश्चात और उसके पश्चात भी हमें लगता है कि उसकी गिरफ्तारी किया जाना आवश्यक है, ऐसे मामलों में सकारण हम लेख करेंगे, चेकलिस्ट बनाएंगे। क्या कारण है कि हम उसे गिरफ्तार कर रहे हैं? यदि फरार होने की संभावना है तो क्यों फरार होने की संभावना है? साक्ष्य प्रभावित कर रहा है तो क्या इस बाबत कोई फरियादी ने आवेदन दिया है या अन्य किस प्रकार से आप पाते हैं कि वो साक्ष्य को प्रभावित करेगा? और अन्य कोई भी कारण जिससे आपको लगता है कि पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसको संलग्न करते हुए हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे नोटिस पे उपस्थित होने के पश्चात भी, परंतु कारण स्पष्ट होना चाहिए, आधार पुख्ता होने चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि नोटिस की तामील पे आरोपी उपस्थित नहीं हुआ, तो इस बाबत हम अपने डायरी पर्चा में लेख करेंगे कि आरोपी को नोटिस दिया गया, उसके पश्चात भी वह उपस्थित नहीं हुआ। अब जब कभी वो पकड़ा जाए तो हम उसे गिरफ्तार करने के लिए एक आधार तो अपने पास यही हो जाता है कि 41 के नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हुआ। अब जहाँ कहीं वो मिलता है और यदि वो अपने अनुपस्थित होने का स्पष्ट कारण नहीं बता पाता है तो हम उसको गिरफ्तार कर सकेंगे और चेक लिस्ट में इस बाबत लेख कर सकेंगे, अपने डायरी पर्चा में भी इस बाबत लेख कर सकेंगे। यदि उसका कोई रिकॉर्ड है उसको संलग्न करेंगे, या यदि साक्षी वगैरह को कोई धमकी वगैरह दी है, उसका आवेदन वगैरह है तो उसको अपन लेख करेंगे। अब तीसरी बात आती है कि यदि मौके पे गिरफ्तारी करनी है तो क्या करना। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये अर्नेस्ट का मामला हो चाहे जरीना बेगम का मामला हो, दोनों की दोनों सेक्शन 41 के 1B पर ही आधारित हैं। इसके अलावा सेक्शंस में और कई सारी चीज़ें दी हैं, भगोड़ा है, कर्तव्य में बाधा पहुंचा रहा है इत्यादि पॉइंट पे अपन उसे 7 वर्ष तक की सजा वाले मामले में भी गिरफ्तार कर सकते हैं। परंतु बेहतर यही होगा कि
हम उसमें भी चेकलिस्ट लगाएं। यदि मौके पर 25 आमसेट की गिरफ्तारी के दौरान वो व्यक्ति गिरफ्तार होता है या कोई छुरी चाकू लेके गिरफ्तार होता है और यदि हमें ऐसा लगता है कि ये भगोड़ा नहीं है या पूर्व रिकॉर्ड नहीं है, तो हम उसे जब्ती करके छोड़ भी सकते हैं। परंतु छोड़े जाने के लिए भी आपके पास स्पष्ट कारण होना चाहिए कि आपने क्यों किसी व्यक्ति को छोड़ दिया नोटिस पे, और यदि गिरफ्तार कर रहे हैं तो भी आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आपने उसे क्यों गिरफ्तार किया है। यदि मौके पर है, पुलिस वालों को कोई बाधा पहुंचा रहा है, भागने का प्रयास कर रहा है, भाग के बाहर तक जा रहा है, अन्य कोई अपराध करने की या कोई अन्य गंभीर अपराध करने की संभावना है, तो इन सारी चीज़ों को लेखबद्ध करके हम उसे गिरफ्तार कर सकें। साथियों, एक बात और जो ध्यान रखने वाली है वो यह है कि जब आप ये डिसाइड करें, मतलब कि एफआईआर लिखने के 2 सप्ताह के अंदर आपको ये डिसाइड कर लेना है कि उसे आप नोटिस पे छोड़ेंगे अब तक अथवा गिरफ्तार करेंगे। यदि आप उसे नोटिस पे छोड़ रहे हैं तो इस बाबत सूचना संबंधित जेएमएफसी को लिखित रूप से आप देंगे। इसका आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लें, एक रजिस्टर बना लें। अब बात आती है कि साहब अज्ञात आरोपी है, उस समय पता ही नहीं चला है कि वो ज्ञात है कि अज्ञात है, उसका नाम ही पता नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में ये जो 2 वीक्स का टाइम है एफआईआर के बाद सूचना भेजने का, इसे हम एसपी महोदय को पत्र लिखकर उसे एक्सटेंड करवा सकेंगे। ठीक है। इस प्रकार यदि आप किसी व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा वाले प्रकरण में गिरफ्तार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अवमानना का कोई नोटिस नहीं मिलेगा। अन्यथा यदि इन दोनों मामलों की आपने परिपालन नहीं किया तो आपको न्यायिक अवमानना के तहत नोटिस भी प्राप्त हो सकता है और दंडित भी किया जा सकता है। तो इस ओर विशेष ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय अभियोजन।